चलिए फटाफट से ज्वाइन करते जाइए सारे बच्चे। कैसी रही सबकी होली? एकदम मस्ती में? चलो, है ना? तो फटाफट से ज्वाइन कर जाइए। आज हम लोग जो आप लोगों के टेस्ट हुए थे न्यू बैच में, और उनके रिजल्ट के साथ साथ जो भी क्वेश्चंस है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, देखो अब जब भी टेस्ट होगी ना, तो अब क्योंकि हमारे पास टाइम एग्जाम के लिए अगर हम गिनती करके देखें, सारे फेस्टिवल हटा के देखें, तो केवल 90 डेज हमारे पास बचे हुए हैं। 90 दिन गिनती के बचे हुए हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, इसको आप लोग हार्डली लेना, ऐसा नहीं, मजाक मत समझना। 90 डेज, ठीक है, आपके बचे हुए एग्जाम के लिए। और इसमें अब जो टेस्ट होंगे वो लगभग चैप्टर से हम लेंगे, जिसमें जो नया बैच में जो पढ़ा रहे हैं चैप्टर और जो पढ़ा चुके हैं उससे तो रहेगा ही रहेगा, अन्य चैप्टर से भी होगा, क्योंकि आप लोगों को सभी चैप्टर पढ़ के रखने हैं। मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको सभी चैप्टर्स पढ़ के रखने हैं। ठीक है। और जो भी बच्चे अब अगर बैच नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे आप पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग और ये एएनएम जीएनएम किसी के लिए भी, तो आपको याद रखनी चाहिए कि अब नहीं कर रहे तो आप मत करना, क्योंकि आप पैसा वेस्ट करके भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोग मार्च में जो है, अब तो मार्च खत्म ही हो गया, अप्रैल आपके पास और मई और जून, क्योंकि 5 जुलाई से लेकर के आपके 15 जुलाई में आपके चाहे एएनएम जीएनएम हो, पैरामेडिकल हो, बीएससी नर्सिंग, तीनों का एग्जाम इसी बीच में होगा, इसी डेट में। मैंने डेट भी बता दिया है, वीडियो भी बना दिया है, इस पर आप लोग देख लेना अच्छे से। और जो भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो एप्लीकेशन है टीचमिंट एप्लीकेशन, उस पर डेली लाइव क्लास होती है विथ रिकॉर्डिंग के साथ। क्लास नोट्स आपको मिल जाएगी, वीकली टेस्ट मिल जाएगी, जो टेस्ट का भी रिजल्ट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और रिजल्ट भी बताएंगे। इस बार टेस्ट की टॉपर जो बनी है वो निकिता वर्मा बनी है। ठीक है, हर बार अलग अलग स्टूडेंट बनते हैं, जो जितना मेहनत करते हैं वो बनते हैं। और क्वेश्चन सेट, जैसे कि जो भी चैप्टर समाप्त होती है तो उनकी क्वेश्चंस करवाई जाती है। अभी हमारे पेड कोर्स में नया बैच में जो चल रहा है फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट चल रहा है, तो अभी 2 से 3 क्लास हुई है, लेकिन अभी हम लोग 10-12 क्वेश्चन कर लिए जो कि पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अराइजिंग क्वेश्चन क्या होगा वो तो लास्ट में हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है वो हमने बता चुके। तो पेड कोर्स लेने का बेनिफिट यही होता है कि आपको पता चलता है कि किस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा सकता है या पूछा जा सकता है। चैप्टर पढ़ना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, खुद से भी आप मेहनत करके पढ़ लोगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि गाइडेंस आपको मिलनी चाहिए, कौन से चैप्टर कितने डीप तक पढ़नी है और किस चैप्टर के क्वेश्चंस को कितने लिमिटेशन तक पढ़नी है ना? तो इसके लिए आपको एक गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। और ज़्यादा फी भी नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ फी जो है 850 रुपया बैच की है, लेकिन ऑफर में आपको 750 रुपया मिलता था, लेकिन इससे भी बड़ा ऑफर आप देने जा रहे हैं होली के लिए। होली के साथ आपको कि 650 रुपया में आपको जो है फुल कोर्स मिल रही है एग्जाम तक के लिए। तो फटाफट से इस व्हाट्सएप नंबर को जो है नोट डाउन कर लीजिए, 9470767545। ठीक है, और व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले लीजिए कैसे पेमेंट करनी है। ठीक है, अगर आप ये 10 दिन में क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे तो प्लीज पैसा मत फंसाइएगा, क्योंकि उसके बाद जो है आपको क्लास लेने की बेनिफिट नहीं होगी। क्योंकि अगर पैसा बचाने के चक्कर में 500-600 कोई बड़ी चीज नहीं होती है, लेकिन आपको प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा, है ना? तो आप लोग ध्यान रखिए, और जितना जल्दी हो सके, अगर आप मेरे पास नहीं कहीं पर भी क्लास ले रहे हो तो ले लो, है ना? ऐसा नहीं कि मैं अपने पास लेने के लिए बोल रहा। अगर आपको लगता है कि बिना क्लास का भी मेरा चल सकता है तो आप क्लास में मत लो, मेरा किसी और का मत लो, खुद एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को रीड करो, और जो भी आपने 11th-12th में पढ़ा है उसका प्रिपरेशन फिर से कीजिए। आपको प्रॉपर एग्जाम में मार्क्स आ जाएगी या कोई भी कोर्स मिल जाएगा, है ना? लेकिन टॉप कोर्स लेने के लिए तो आपको टीचर को ज्वाइन करना ही होगा। चलो, टेस्ट में हमने ओवरऑल चैप्टर से रखा था, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है ये है, विथ द इंक्रीजिंग एज सेल वॉल्यूम, बढ़ती उम्र के साथ कोशिकाओं की मात्रा बढ़ती है, कोशिकाओं की मात्रा क्या होती है? ये गलत चीज ऐड हो गया यहाँ पर। बढ़ती एज के साथ क्या होगा, कोशिकाओं की मात्रा बढ़ेगा या घटेगा?
अगर बढ़ती एज के साथ कोशिकाओं का मात्रा बढ़ जाता तो बूढ़े में आदमी को देखे होंगे, जवान में जो है 6 फीट का रहते हैं, और बूढ़े होते होते देखते होंगे सुकड़ जाते हैं। सुकड़ जाते क्यों? क्योंकि नए सेल्स का निर्माण जो है नहीं होता है, और जल्दी सेल डैमेज होता है। इसीलिए बूढ़े लोग को देखिएगा कि घाव भी जल्दी ठीक नहीं होगा, क्योंकि नए सेल्स का फॉर्मेशन वहां पर नहीं होता है, ठीक ना। तो नए जो एज बढ़ती है तो सेल वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, जिसके कारण आप देखते होंगे कि बूढ़े बूढ़े हो जाने पर या एज आने पर गाल वाल चौकुट जो जाता है ना, अंदर की ओर धंसने जो लगता है, या शरीर देखोगे तो ऐसे चिपटा टाइप से हो जाता है, तो वो सेल वॉल्यूम डिक्रीज होने के कारण ही। ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेम कटिंग आर कॉमनली यूज फॉर प्रोपेगेशन। देखो हमने ये क्वेश्चन कहाँ से लिया है, प्रजनन से लिया है ना। तो हर एक चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है आपके, वहां से हमने क्वेश्चन उठा रखा है। चलो, स्टेम, स्टेम मतलब ये रहा कोई पौधा, यहाँ से आपने स्टेम ऊपर वाला कट किया और जमीन में रोप दिया, फिर से यहाँ से बन गया। याद करो, मैंगो में आपको प्रॉपर सीड्स रोपना पड़ता है, सीड से होता है। जेस्मीन में आपको ब्रांचेस से भी और सीड से भी होता है, कॉटन का सीड से होता है। लेकिन शुगर केन में देखते हो, जहां जहां पर वो नोड रहता है, गिट्ठा जिसको बोलते हैं, जहां जहां पर रहता है, अगर उसको कट करके रोप दोगे, यानी कि मिट्टी में डाल दोगे, तो फिर वहां से नया पौधा ग्रो हो जाएगा, है ना। तो उसी को तो बोलते हैं स्टीम कटिंग। अब गन्ना जहां पर रोपाई होती है, अगर वहां पर जा करके देखोगे, तो यहाँ पर स्टीम को कट करके जहां पर नोड होता है रखा जाता है, नेक्स्ट जो है हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है, पौधा रोपने के लिए ये किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन होता है ना, दिमाग से भी आप उसका आंसर दे दो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम आर प्रेजेंट इन सेल। सेंट्रियोल्स, सेल में देखते होंगे कि सेंट्रियोल्स के बगल में सेंट्रोसोम्स होते हैं, जिससे क्या निकलता है, फाइबर निकलता है, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर नहीं जी, वो ऑप्टिकल फाइबर वाईफाई वाला होता है, ठीक है। यहाँ तुर्क तंतु कहा जाता है जिसको, याद आया, हिंदी में तुर्क तंतु। यहाँ पर देखो, ये क्या करता है, ये सेपरेट करता है सेल डिवीजन के समय। क्रोमोसोम के जो आर्म्स होते हैं, 4 आर्म्स वाले जो होते हैं, उसको 2 आर्म्स में डिवाइड करने का काम करते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं, केवल एनिमल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। केवल एनिमल्स में मतलब पाए जाते हैं, दैट मीन्स कि ये नहीं कि ये ह्यूमन बीइंग में नहीं पाए जाएंगे। अगर यहाँ पर मैमल्स रहता तो वो भी मार सकते, एंड ह्यूमन रहता तो भी था, ठीक है। तो एनिमल्स की जगह अगर मैमल्स रहेगा तो वो भी मारिएगा, बट यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा कि कंफ्यूज करने के लिए आपको कोई भी एक चीज दे सकता है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, द एंटी माइक्रोबियल एंजाइम इज। एंटी माइक्रोबियल एंजाइम कौन सा, एंटी मतलब विरुद्ध में, माइक्रो बैक्टीरियल जो है, एंटी माइक्रोबैक्टीरियल जो एंजाइम, यानी कि एंटी बैक्टीरियल, एंटी मतलब अगेंस्ट, ठीक है, और माइक्रोब्स के अगेंस्ट, तो कौन सा होगा, याद करो। लाइसोजोम, खा पी के पचाने वाला, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोजोम। चलो आगे बढ़ते हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसी कैन बी अवॉइड। अनवांटेड प्रेगनेंसी, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने बताया था कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को किस तरह से बचाया जा सकता है, जिसमें कि टोबोक्टोमी, जो फ्लोपियन ट्यूब होता है उसको कट करके बांध दी जाती है फीमेल में, तो उसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। और फिर है वेस्कोटोमी, मेल में जो वास्ट डिफरेंस होता है उसको कट करते हैं तो वेस्कोटोमी। और एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी, ठीक है। मेडिकली टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी होता है जिसमें कि अगर बेबी नहीं चाहिए आपको, तो डॉक्टर से परमिशन लेकर के वो की जाती है एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर। वो कितने वीक के अंदर होना चाहिए, होमवर्क दे रहे हैं याद रखना, कितने वीक के अंदर अगर एमटीपी करवाया जाए तो वो सेफ रहता है। कमेंट में सारे बच्चे बताना। तो ये सारे के सारे प्रोसेस क्या है, अनवांटेड। मैं जान रहा हूँ आप लोग डी लगा रहे हो, सही बात है,
मैं समझ रहा हूँ सबका सबका भावना समझ रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द निगेटिव इफेक्ट ऑफ सेक्सुअल अब्यूज इज। निगेटिव इफेक्ट यानी कि अगर सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, सेक्सुअल अब्यूज ये नहीं हुआ कि मतलब एक हैप्पी रिलेशनशिप है ना। देखो, दो तरह का सेक्सुअल एक्टिविटी होता है। एक तो वाइफ हस्बैंड के बीच होता है या कपल के बीच होता है, जो कि क्या होता है, हैप्पीली होता है, ठीक है, दोनों के चाहने से। और एक जिसका नाम रेप आप लोग देते हो, वो क्या होता है, जबरदस्ती होता है, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल अब्यूज। ठीक है, शोषण जिसको बोलते हैं, जिसका जिसमें एक पार्टनर की इच्छा ना हो और दूसरा पार्टनर जबरदस्ती करे, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल अब्यूज। उसमें क्या होता है, अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वो डर जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, वो हमेशा के लिए इस वर्ड सुनते ही डर जाएगा, उसके भीतरी में मतलब एक होता है ना रूह कांप जाना, उस टाइप से होने लगता है। कभी आप लोग मूवी में देखे होंगे, है ना। तो इसमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, सिजोफ्रेनिया देखने को मिल सकता है। और हाँ, ये एसटीडीएस होने का खतरा तो बना ही रहेगा, क्यों, क्योंकि अननोन पार्टनर है, जानकार मतलब कि जान पहचान नहीं है, तभी तो। और दूसरा, डिप्रेशन में जा सकता है पेशेंट कि मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ, मैं गलत नहीं हूँ, तब क्यों गलत हुआ। ठीक है ना। और ये सीजोफ्रेनिया सर क्या है, सीजोफ्रेनिया क्या है कि एक टाइप का मेंटल डिसऑर्डर है। ये क्या है, मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें व्यक्ति अपना निर्णय नहीं ले पाता है। दैट मीन्स कि वो कोई भी जो होते हैं आइडिया नहीं डेवलप कर सकते हैं, उसके पास एबिलिटी नहीं बचता है किसी भी डिसीजन को लेने का। ठीक है, कोई भी चीज़ को फील करने का, बिहेवियर में खतरनाक चेंज आता है, हम लोग थर्ड ईयर में पढ़ाए जाते हैं, है ना। तो ये सभी के सभी हो सकते हैं, सिजोफ्रेनिया, यौन संचरित रोग, अवसाद, अवसाद यानी कि डिप्रेशन। डिप्रेशन में नहीं चला जाता है कि हाँ मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ। तो इससे हमेशा बचना चाहिए, सेक्सुअल अब्यूज से। और सबसे खतरनाक इसमें होता है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। बच्चा कोमा में भी जा सकता है डर के कारण। ठीक है, ये तो फांसी की कर दी गई है चाइल्ड अब्यूज पर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मेनी सेल, द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मेनी सेल आर नोन एज। अनेक कोशिकाओं से बने जीव को कहते हैं। चलो जल्दी से बताओ, ए सेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। एक सेल से बने हुए को यूनिसेलुलर। और जब कई सारे सेल्स आपस में मिल जाए, पानी लेने के लिए कई सारे सेल्स आपस में मिल करके टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कई सारे टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर हमारे बॉडी का निर्माण होता है। तो कई सारे सेल मिल करके क्या, जब कोई चीज बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय। क्लियर है, कोई समस्या नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी व्हिच इज प्रेजेंट यूनिवर्सली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वह कौन सा गुण है जो जीवित जीव में सर्वत्र विद्यमान है, यानी कि जीवित जीव में आपको वो हर जगह देखने को मिलेगा। रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, है ना। तो रिप्रोडक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफिनेशन है, बट 100% नो। मेटाबॉलिज्म बताओ। चलो मेटाबॉलिज्म को छोड़ दो। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होगा। ग्रोथ, ग्रोथ तो आपको पहाड़ में भी देखने को मिलता है ना। वो भी कुछ मिलीमीटर में वृद्धि करता है। इसका क्या मतलब है कि वो भी लिविंग है? नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट है मेटाबॉलिज्म। अगर किसी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो दैट इज कि उसमें ग्रोथ होगा ही होगा, है ना। अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा ही होगा, तभी जाकर के मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक ना। ग्रोथ होगा, सेलुलर ऑर्गेनाइज है ही, मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वो रिप्रोडक्शन भी करेगा। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है या मेन फीचर्स जो होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं अगला। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मिक्सचर। अब केमिस्ट्री आपका शुरू हो गया। मिक्सचर यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है। मिश्रण में दो या दो से अधिक कई सारे चीजें होते हैं। एयर, हवा। हवा में क्या क्या, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, मोलोरीन सब है ना। तो ये तो एक मिक्सचर है ही। लेकिन सी नंबर में ए बी बोथ दिया हुआ, तो चलो एलवाई क्या होता है। एलवाई बताओ। जब किसी भी धातु के खजाना मिलते हैं, मान लो कि कहीं पर लिथियम मिलता है, तो उसमें शुद्ध लिथियम नहीं रहता है। लिथियम के साथ साथ और चीज भी साथ में रहता है, उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है, तब जाकर के लिथियम मिलता है। तो एलॉय उसी को बोलते हैं जो अशुद्ध रूप होता है। अशुद्ध रूप में क्या रहता है, मिट्टी रहता है, अन्य पदार्थ भी रहता है, अन्य कण भी रहता है, हवा भी रहता है, वाटर भी, पानी भी रहता है। तो एलॉय भी होगा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बोथ ए एंड बी। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन इज नोन एज। ठीक है, एक कोई ऐसा ले लो आप, सॉल्यूशन विलियन ले लो, जिसमें आपको जिसका कंसंट्रेशन आपको पता हो, तो उसको क्या बोलेंगे। चलो बताओ। देखो, जिसका कंसंट्रेशन पता होगा, कंसंट्रेशन मतलब मान लो कि एक कप चाय में एक कप चीनी लगता है ना, एक कप चीनी लगता है, तो ये जाकर के अच्छा वाला चाय बन जाता है। दैट इज कि आपको कंसंट्रेशन पता। तो इसमें जो आपने सॉल्यूट डाला, वो क्या है, आपको पता है ना कि एक कप, एक चम्मच चीनी ही डालनी है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपको कंसंट्रेशन, अगर एक कप चीनी डालते हो तो कंसंट्रेशन पता हो जाती है कि जो हमारा चाय वाला सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा, अच्छा बनेगा। अगर हम यहाँ पर 2 कप, 2 चम्मच चीनी डाल देते या ऐसे एक मुट्ठा डाल देते, तो क्या कंसंट्रेशन बैलेंस रहेगा, नहीं रहेगा, है ना। तो जब हमारा जिसमें सॉल्यूट का वेट हमें पता होता है कंसंट्रेशन के लिए, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्लियर है। एक कप चाय में एक कप चीनी क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, ना ज्यादा फीका ना ज्यादा कम, है ना। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आयनिक कंपाउंड। देखो, जब आपको हमने केमिकल बॉन्ड पढ़ाया था, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था, तो हमने 3 प्रकार का बॉन्ड बताया था। पहला था आयनिक बॉन्ड, दूसरा था कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता था कि किसी भी एक एलिमेंट के पास या एटम के पास अगर एक्स्ट्रा आयन है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा, दूसरे के पास ट्रांसफर कर देगा और पूरी तरह से अपना जिंदगी शांति में गुजारेगा। कोवैलेंट, कोवैलेंट में क्या था कि 3 कुर्सी तुम्हारे पास है, 3 कुर्सी तुम्हारे पास है, तो आओ दोनों दोस्ती करते हैं, और गेस्ट आएगा तो हम भी तुमको दे देंगे 3 कुर्सी, तुम्हारे यहाँ 6 कुर्सी हो जाएगा, तुम्हारा भी गेस्ट का काम हो जाएगा, और मेरे यहाँ गेस्ट आएगा तो हमको भी दे देना, है ना। तो जितना इसको इलेक्ट्रॉन की कोवैलेंट बॉन्ड में, मान लो कि एक्स और एक्स नाम का दो एलिमेंट अगर कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो इसको अगर अपने अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए 3 की जरूरत पड़ती है, तो इसको भी 3 की जरूरत पड़ती है, तो दोनों दोस्ती कर लेता है कि चलो जब सर्टिफिकेट वाला आएगा तो तुम्हारा 3 3 दिखा देंगे, तो दैट इज कोवैलेंट। कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि एक होता है मालिक और एक होता है नौकर। तो जब भी नौकर को कोई चीज का जरूरत पड़ता है, मालिक के यहाँ जाता है कि हमको जरूरत है, हम आपके यहाँ काम करते हैं तो दीजिए। ठीक है। तो मालिक क्या करता है कि ये लो, तुम 10 रुपया रख लो, काम करो अपना। और ये क्या करता है, मालिक क्या वापस मांगता है, मान लो कि कुछ खाने ही दे दिया, तो खाना ही दे देता है अपने नौकर को कि लो खा लो। तो क्या वापस मांगता है कि मेरा जो खाना खाया, चलो हम भी तुम्हारे यहाँ जाएंगे खाना खाएंगे, नहीं। तो उसी तरह से होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, इलेक्ट्रॉन जितनी कमी होती है उतना दे दिया जाता है, डोनेट किया कर दिया जाता है। ठीक ना। तो चल, तीनों आपने सीख लिया। अब इसमें देखो, SO3, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, सल्फर कितना बॉन्ड बनाता है। अच्छा, सारे बच्चे लगाने लगे, Kl। यस, वेरी गुड। Kl नहीं है, ये Ki है। ठीक है। Ki बोले तो पोटेशियम और आयोडीन।
नेगेटिव होता है। और आयनिक बॉन्ड में याद रखना, एक क्या होगा, एक मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल होगा। तो यहाँ पर आपके एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है, और ये पूरी तरह से आयन यहाँ पर डोनेट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये डोनेट करते हैं तो इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, +1 होगा, और इसका बैलेंस क्या होगा, -1। ठीक है, तो राइट आंसर सी। ठीक है, चलो मैं तो एक्सप्लेन करने वाला था सारे ऑप्शन को, लेकिन आप लोग आंसर लगाने लग गए, सब आंसर लगा दिए, तो छोड़ देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। इफ 200 ml सॉल्यूशन ऑफ 0.5 मोलर NaOH इज डाइल्यूट इतना ml, देन फाइंड मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। मोलरिटी पूछ रहा है ना, बताओ जल्दी से क्या होगा, सॉल्व करो। जब भी देखिए, जब भी आपको मॉलर वाला आता है, एक तो दिया हुआ है ना, और दूसरा का फाइंड आउट करना है, तो कौन सा हम लोग लगाएंगे, M1V1 इक्वल टू M2V2, है ना। तो आपका M1 इसको मान लीजिए, और V2 में इसका ले लीजिएगा, जो भी आएगा फटाक से निकल जाएगा ना। M1 कितना दिया हुआ है, 0.5, है ना, और V1 कितना लेना है, 200 ml दिया है तो वही लेना है ना। M2 निकालना है, और V कितना दिया हुआ है, 800, M2 लिख ही दो, इंटू 800 ml। चलो M2 बराबर क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 200/800, 4, और इसको हटाओगे तो कितना हो जाएगा, 0.5/4, इसको हटाओगे तो एक जीरो बढ़ाओगे तो 5/40, और इसको सॉल्व करके देखना, समथिंग 0.125 आएगा शायद क्या। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक ना, क्लियर है। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में फोन अपना याद रखना, FON फोन सबसे, F फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। तो F फ्लोरीन का कितना होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, फ्लोरीन का कितना होगा, याद करो। सबको पीट देंगे, है ना। अरे 9 तो होता है यार, पीट देंगे। 1s2, 2s2, 2p, 4 और 5 9, और पी में कितना रह सकता है, 6 रह सकता है। तो NS यहाँ पर NS2 और NP5। देखो ऐसा वाला कोई है, ये राशि नंबर। कहाँ तुम लोग फॉल्स मार दे तो इतना पीटेंगे ना। सर डी भी सेम है, डी भी सेम है। हाँ जी, डी भी सेम है। कोई ना, यहाँ पर हम काट के ऑप्शन ये बनाते रहे, तो BCD जो भी लगाए सब, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, उपकोष में इलेक्ट्रॉन के भरने का सही क्रम। उपकोष बोले तो सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसका,
तो 4p4s 5d। तो हमने बताया है ना कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये तो आपको बता चुके हैं। तो कहाँ से लिया हुआ, 4p से लिया हुआ। तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे आप लोग, तो 4s के बाद से हम शुरू करते हैं, ठीक है। 4s के बाद क्या आता है, 4s के बाद आ जाता है 3d। फिर 3d के बाद क्या आता है, 4p आता है। 4p के बाद क्या आता है, 5s आता है। 5s के बाद क्या आता है, 5s के बाद आप किस में डालेंगे, 4d में डालेंगे इलेक्ट्रॉन को। 4d के बाद 5p में इलेक्ट्रॉन को डालेंगे। 5p के बाद किस में इलेक्ट्रॉन को डालेंगे, 6s में डालेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। और 4s से पहले किस में डालेंगे, 3p में। और 3p से पहले 2p में। और 2p से पहले, क्या हमने सही लगाया, 3p से पहले 3s में बेब। और उससे पहले 2p। और उससे पहले 2s। और उससे पहले 1s, ठीक है। तो आपके क्या है, 4p 5s 4d 4p। देख लो कौन सा अरेंजमेंट सही लग रहा है, कौन सा लग रहा है सही, फटाक से बताओ। देखो 4p आएगा, फिर 5s आएगा, फिर 4d आएगा, और उसके बाद 5p आएगा, ठीक है। तो देख लो, शायद ए वाला ही सही है ना, ए वाला राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ए वेगन ऑफ मास 10 टन। चलो इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी वाले बोलते हैं सर इंग्लिश में ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना। 12 किमी प्रति घंटे की गति से चल रहा 10 टन द्रव्यमान का एक वैगन उसी दिशा में उसी ट्रैक पर 10 किमी प्रति घंटा से चल रहे 8 टन द्रव्यमान के एक दूसरे वैगन से टकराता है। यदि पहले वैगन की गति टक्कर के बाद 8 किमी प्रति घंटा हो जाते हैं, तो टक्कर के बाद दूसरे वैगन की गति, याद है एक समय में ये बताए हुए थे ये क्वेश्चन, कि दो बॉल आ रहा है आपस में टकराएगा, कोलिजन के बाद कितना कितना डिस्टेंस से दोनों हटेगा, या फिर किस तरह से दोनों एक दूसरे से भागेगा। मान लो कि ये रहा एक वैगन और ये रहा एक वैगन, इसका मास कितना है, 10 है, टन में लो जिसमें लेना। और इसका मास कितना है, 8 है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, एक ही पे आ रहा है, ठीक है। और टकराने के बाद इसका जो स्पीड है वो कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर। और इसका क्या स्पीड है, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद क्या हो जा रहा है, इसका 10 वाला का जो है घट के कितना हो जा रहा है, 18 बता रहा है। 8, हाँ, घटने के बाद 8 हो जा रहा पर आवर। तो दूसरे वाला का क्या होगा, वाट। तो सीधा यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा देना है, बताओ। M1v1 प्लस M2v2 इक्वल टू इसका ये वाला, इसको भी क्या लिखोगे, M1v2 लिखोगे या क्या लिखोगे, इस साइड भी वही लिख लो। और इसका तो मास तो पता है ना अपन को, भी नहीं पता है तो भी ही निकालना है यहाँ से। तो M2v2 क्लियर है, तो यहाँ पर कर लो, कितना हो जाएगा, मास 10 × 12 प्लस यहाँ पर 8 × 10 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 × 8 प्लस में m का मान दिया हुआ है ना,
कितना 8, और भी निकालना ही है तो भी लिख लो। ये देखो इधर इधर सेम सेम, कटा देते हैं, उड़ा देते हैं। तो 12 पर एक जीरो रख दो, 120। 8b बराबर कितना हो जाएगा, इधर थोड़ा सा, 8b बराबर, इधर तो जगह नहीं, इधर ले लेते हैं। 8b बराबर 120, तो v इक्वल टू 120/8। काट छाट के देखो कितना आ रहा, 15 km पर आवर। चलो, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्चुअल फ्रैक्शनल फोर्स when the man when the man has climbed 1 meter along the ladder ladder। ठीक है, जब 1 मीटर चढ़ता है तो उसका वास्तविक घर्षण बल क्या होगा, वास्तविक घर्षण बल क्या होगा। एक दूसरे के अपोजिट लेकर के चलेगा। ये वाला क्वेश्चन वैसे भी बताए हुए थे, 171 न्यूटन वाला, याद करो। इसका बताना तुम लोग, है ना। आगे देखो अगला क्वेश्चन। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, 10 मीटर पर सेकंड की गति से, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की गति से 0.25 किलोग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद बल्ले से टकराती है और इतना सेकंड के भीतर उसी गति से वापस लौट जाती है। बल्ले, मान लो कि ये रहा अपन विराट कोहली, ठीक है, बल्ला पकड़ा हुआ है, इधर से बॉल जा रहा है कितना स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और बल्ला से जो फिर उधर से दे देता है दनाक से, वही 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वापस उड़ जाता है, जो टाइम के भीतर कितना है, बहुत ही कम टाइम के भीतर, ठीक है। तो u आपका आ गया 10। v क्या आ जाएगा, v में माइनस लगा देना क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन हो जा रहा है, तो -10। और मास कितना दिया हुआ है, मास आपको दिया 0.25 kg, और टाइम आपका दिया हुआ है 0.01 सेकेंड। तो फोर्स निकालना है ना, फोर्स निकालना, फोर्स निकालिए फटाक से निकालिए। सबसे पहले तो चेंज इन मोमेंटम निकाल लीजिए, जो बॉल के मोमेंटम में जो चेंज हुआ क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में गया है, तो p बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू भी माइनस यू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, m कितना है 0.25 इंटू में भी माइनस करेंगे, -10 - 10, ठीक है, क्या हो जाएगा 0.25 इंटू में, यहाँ पर कितना बचता है, कितना बचेगा बताओ, -10 में से -10 जाएगा तो कितना बचेगा, -20। चलो करके देखो, यहाँ से कट करोगे कितना हो जाएगा, 100, चार, चार पंचे, ठीक है, तो -5 आ गया आपका मोमेंटम, ठीक है। और फोर्स लगाओगे तो फोर्स बराबर क्या होता है, वैसे डेल्टी लगा देना, मोमेंटम पर टाइम, ठीक है। तो मोमेंटम कितना आ गया, 5 आ गया। टाइम कितना है आप लोग देख लो, 0.01 सेकेंड है ना, इसको हटाओगे तो ऊपर जाके जीरो बैठेगा, अर्थात 500 न्यूटन हो जाएगा। कैसे सर, तो इसको हटाओगे तो दो जीरो नीचे बैठेगा, ये जीरो और इसके बदले में, और ये दोनों ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है।
क्लियर ना? अच्छा, तो राइट आंसर डी। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 2 केजी द्रव्यमान वाले एक पिंड को 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग के साथ ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। 2.0 सेकंड के अंत में स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा निकालो फटाफट से। ट्रैक से निकालो। चलो, मास कितना दिया हुआ बॉडी का? 2 केजी। सबसे पहले मैं बोलता हूँ ना कि आप लोगों को जो डाटा दिए रहे वो लिखा कीजिए। और इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u बराबर कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड। तो यहाँ से क्या निकाल लो आप? h निकाल लो। s बराबर जो लिखाते हो वही h बराबर में निकाल सकते हो। h बराबर क्या होता है? ut माइनस हाफ GT²। ठीक है। तो ut, u इंटू टी, u 20 इंटू 2 माइनस हाफ। जी का मान डायरेक्ट 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और टी² करोगे 2 दूनी 4 हो जाएगी। 2 से 2 दूवे 4 हो जाएगा। 20 दूवे 40 और 10 दूवे 20। तो 40 माइनस 20 करोगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये हाइट आपका निकल के आ गया। हाइट किस में निकल के आ गया? मीटर में निकल के आ गया। अब आपको क्या निकलना है? पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है ना। पोटेंशियल एनर्जी पी बराबर क्या होता है? mgh। ठीक है। तो मास आपको दिया हुआ है, डाल दो। कितना? 2 केजी। जी आपका निकल के आ गया है, यूनिवर्सल होता है वो 10 ले लो। एच निकल के आ गया है जो कि है 20। कितना हो जाएगा? 2 दूवे 4 और 2 जीरो रख दो ऊपर से, 400 जूल हो जाएगा। बताओ। कोई दम था इस सब सवाल में? घबरा जाते हो तुम लोग। बस पेशेंस रख के बनाओ तो सही, है ना। किनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। किनेटिक एनर्जी का क्या होता है जी फॉर्मूला? जो लोग गलत बनाए होंगे पीट देंगे पकड़ के। हाफ mv²। तो कैनेटिक एनर्जी जो होते हैं वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और वेलोसिटी का स्क्वायर होते हैं। देख लो सामने में है ना। क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? मास का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है जी एंड जी के बीच संबंध है कैपिटल जी और स्मॉल जी के पास। तो कैपिटल जी से हम लोग जानते हैं जी बराबर क्या होता है? GM/r²। यहाँ पर ये कैपिटल जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एम क्या है? ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एम क्या है? मास है। आर क्या है? रेडियस। ठीक है। और उसके बाद अगर हम यहाँ से जी जी का सब मान पूछा है ना, तो जी के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो फटाफट से करो। तो यहाँ से जी को हटा लोगे तो क्या हो जाएगा? जी बराबर क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर रख दोगे कोना कोनी मान लो, तो जी को रखोगे तो सबसे पहले जी ये चला जाएगा इधर गुना होने के लिए r²। और ये जो m रहेगा इसके साथ वाला ये चलाएगा बट्टे में। ऐसा वाला कोई मिल रहा है? GR²/m। सी नंबर मिल गया। और कोई दिक्कत समस्या? चलो अगला देखो। एम द्रव्यमान वाला एक पिंड स्वतंत्र रूप से गिरने की स्थिति में पिंड का स्पष्ट भार। जब स्वतंत्र रूप से गिरेगा जी नहीं लगेगा तो वो फ्री फॉल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। फ्री फॉल जब भी गिरेगा तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा।
क्या ये आपको लग रहा है? चलो चलो चलो, एक मिनट एक मिनट रुको। ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। मैंने जो आंसर बताया हो सकता है वो गलत भी हो, इसीलिए आप लोग अपना दिमाग से आंसर देंगे। और अभी तक दो होमवर्क हमने दे दिया। फ्री फॉल कोई चीज गिर रहा है, यहाँ मान लो छत से गिर रहा है कोई चीज, ऑटोमेटिक यहाँ गिर रहा है, तो क्या होगा उसका, क्या होगा, भार क्या होगा? जी तो लगेगा ही लगेगा। क्या आपको ऐसा लगता है? चलो बताना सो। ठीक है। और फाइनली यहाँ पर आपको क्वेश्चन एंड होता है। और ऑफर का हमने बता ही दिया कि जो मेगा ऑफर था उसके बाद भी आपको ऑफर दे दिए हैं 650 रुपया में ही बैच। अब इससे कम फ्री आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ है, जैसे कि रिकॉर्डिंग लेक्चर के साथ साथ डेली लाइव क्लास, नोट्स, वीकली टेस्ट, क्वेश्चन सेट। ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और फटाफट से जो है कोर्स ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है आप लोगों को तैयारी करने के लिए बहुत ही कम समय मिल रहा है, केवल 90 दिन का। तो जो भी बच्चे टेस्ट में कम अच्छा प्रदर्शन रहा, वो लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है, है ना? और जो लोग नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कीजिए, और इस लेक्चर को लाइक करके अपने दोस्त लोग के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी थोड़ा भला हो, है ना? चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में।